नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेके हमारा चैप्टर चल रहा था और राजस्थान के इतिहास पर हम सभ्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं यानी हमारे राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं पनपी, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं में ये हमारा तीसरा वीडियो है। दो वीडियो हमने कालीबंगा सभ्यता पर डाले हैं और नेक्स्ट ये तीसरा जो वीडियो है आज का वो है बैराट सभ्यता, यानी बैराट की सभ्यता को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए लगाइए अपना ध्यान। देखिए दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं बैराट सभ्यता यानी बैराट की सभ्यता। ठीक, एक एक बिंदु को हमें पढ़ना है और इसी तरह से आप अपना नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों, बैराट सभ्यता जो है, इस सभ्यता का सबसे पहला बिंदु है प्राचीन नाम। तो इसका प्राचीन नाम है विराट नगर, यानी बैराट का प्राचीन नाम बोले तो विराट नगर। बैराट की सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। विराट नगर बैराट को कहा जाता था, जो कि मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी। यानी ये जो बैराट नगर है ये मत्स्य जनपद की क्या थी दोस्तों? राजधानी थी। और याद रखना, ये जो बैराट है यानी विराट नगर है, ये स्थान बैराट स्थान शाहपुरा उपखंड जयपुर में स्थित है। शाहपुरा उपखंड कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ बैराट सभ्यता विकसित हुई। एक और आपको बात बता दें कि ये जो सभ्यता है बैराट की सभ्यता, ये सभ्यता वान गंगा, कौन सी मित्रों? वान गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। यानी आप वान गंगा कहिए, चाहे ताला नदी कहो, चाहे इसे अर्जुन की गंगा कहो। क्या कहिए दोस्तों? अर्जुन की और गंगा। तो याद रखिएगा, इस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। वान गंगा नदी या ताला नदी या अर्जुन की गंगा, इन नामों से जानी जाने वाली नदी जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और दौसा भरतपुर में होते हुए यूपी के फतेहाबाद से यमुना में मिलती है। तो उसी वान गंगा नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। अगला उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है कि इस सभ्यता की खुदाई का कार्य कब हुआ, यानी इस सभ्यता के उत्खनन पर किन्होंने कार्य किया। तो आइए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। राम सिंह सेकंड जो कि जयपुर के राजा थे। राम सिंह द्वितीय मित्रों कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। याद रखें, राम सिंह द्वितीय के समय में यानी राम सिंह द्वितीय के काल में उनके किलेदार थे कौन? कीताजी खंगारोत। राम सिंह द्वितीय के किलेदार कीताजी खंगारोत। कीताजी खंगारोत जो हैं, इस राम सिंह द्वितीय के जो किलेदार थे, इन्हें स्वर्ण कलश यहाँ से मिला। यानी क्या मिला? इधर देख सकते हैं आप, स्वर्ण कलश मिला मित्रों। और इस स्वर्ण कलश में, सोने के कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। यानी गौतम बुद्ध की क्या मिली? अस्थियां मिली। लेकिन याद रखना, इन्हें हम यहाँ खोजकर्ता उत्खननकर्ता में नहीं लेंगे क्योंकि ये कोई खास प्रमाणित नहीं थे। अच्छा, 1910 में भंडारकर यानी डॉक्टर भंडारकर की अगर हम बात करें तो 1910 में भंडारकर ने इस सभ्यता पर कार्य किया, इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इसके बाद में यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये इस सभ्यता से रिलेटेड और यही हमारी एग्जाम में आते हैं। 1936 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज और उत्खनन का कार्य किया। इसीलिए दयाराम साहनी को ही इस सभ्यता का प्रथम उत्खनन या खोजकर्ता कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बैराट की सभ्यता किनके द्वारा खोजी गई? तो आपका जवाब होगा दयाराम साहनी, क्योंकि दयाराम साहनी ने ही इस सभ्यता के सबसे पहले प्रमाणिक आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए। अच्छा, राय बहादुर दयाराम साहनी जिनका पूरा नाम है, लेकिन बाद में 1962-63 में कैलाश दीक्षित, यानी पूरा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी,
इन दोनों ने मिलकर के कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर के ये जो बैराट की सभ्यता है, इस सभ्यता के उत्खनन का पुनः कार्य किया। तो याद रखिएगा, बैराट सभ्यता का पुनः उत्खनन 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न किसके द्वारा मित्रों, बनर्जी के द्वारा किया गया। और सर्वप्रथम जो उत्खनन खोज हुई वो दयाराम साहनी के द्वारा 1936। तो यहाँ तक तो ये बात थी इस बैराट की सभ्यता से उत्खनन, स्थान, नदी इत्यादि से रिलेटेड बातें थी। अब देखिए बैराट की सभ्यता जो है मित्रों, ये जिस स्थान पर खोजी गई वहां से 3 टीले प्राप्त हुए। यानी बैराट की सभ्यता 3 टीलों के नीचे दबी हुई मिली, वहां लोगों का निवास था। तो 3 कौन कौन से टीले थे, तो उत्खनन, यानी यहाँ एक ने और आएगा मित्रों, उत्खनन स्थल। तो याद रखना, एक बीजक डूंगरी, एक भीम डूंगरी, एक गणेश डूंगरी, कई जगह इसे महादेव डूंगरी भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से किस डूंगरी का संबंध, किस पहाड़ी का संबंध बैराट की सभ्यता से नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, इन तीनों डूंगरियों का, तीनों पहाड़ियों का संबंध बैराट की सभ्यता से रहा है। और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे कुछ न कुछ अवशेष हमें हासिल हुए। आइए देखते हैं सबसे पहले बीजक डूंगरी। दोस्तों बीजक की जो डूंगरी है वहां से 1837 में उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश काल की, जिस समय याद रखें मित्रों ये जो है इस सभ्यता की खोज भी नहीं हुई थी। आप सोचेंगे कि इस अंग्रेज को खोजकर्ता क्यों नहीं माना गया? नहीं माना गया क्योंकि कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं थे। तो याद रखें, कुछ ज्यादा कार्य इन्होंने नहीं किया, सर्वव्यापक कार्य नहीं किया, केवल एक भाब्रू शिलालेख इन्हें मिला। अच्छा, ये जो है 1837 में कैप्टन बर्ट, कौन थे मित्रों? कैप्टन बर्ट। और कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख यानी प्रथम, याद रखना दोस्तों, इस बैराट की सभ्यता से भाब्रू के 2 शिलालेख निकले, भाब्रू प्रथम और भाब्रू नाम का सेकंड। हम बात कर रहे हैं भाब्रू शिलालेख प्रथम, यानी बीजक की पहाड़ी थी। इस बीजक डूंगरी के बीजक डूंगरी जो है वहां से 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख प्रथम की खोज की। और ये शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जो कि पहियाकार आकृति का था मित्रों। याद रखना, गोलाकार या पहियाकार आकृति का शिलालेख था। 1837 में शिलालेख खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया और 1840 में इसे कोलकाता संग्रहालय में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पहुंचा दिया गया। तो वर्तमान में भाब्रू शिलालेख जो है वो कोलकाता संग्रहालय में यानी कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। तो याद रखिएगा, बीजक डूंगरी 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख खोजा, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था और इससे 1840 में यानी 3 वर्ष बाद इस पहिए की आकृति वाले इस भाब्रू शिलालेख को कोलकाता संग्रहालय में पहुंचा दिया गया। अब आइए दूसरी डूंगरी की या पहाड़ी की बात करते हैं, भीम डूंगरी। भीम डूंगरी से हमें क्या हासिल हुआ? तो मित्रों ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो याद रखना, भीम को प्यास लगी और भीम इस डूंगरी पर चढ़े। जब इधर उधर पानी नहीं दिखा तो भीम ने वहां एक लात मारी और वहीं इस डूंगरी के ऊपर, भीम डूंगरी के ऊपर जमीन धस गई, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीम डूंगरी पड़ा। और वो जमीन धसी, उसमें पानी भरने से तालाब की आकृति बनी, जैसे भीम लत यानी लात मारने से बना तालाब, तो भीम लत तालाब या भीम सागर तालाब भी कहा जाता है। तो भीम सागर तालाब भीम डूंगरी पर स्थित है। अच्छा, यहाँ से भाब्रू शिलालेख सेकंड खोजा गया मित्रों, और ये भीम डूंगरी से खोजा गया 1871-72 में कार्लाइल द्वारा खोजा गया। याद रखिएगा, भाब्रू शिलालेख सेकंड, भाब्रू शिलालेख सेकंड 1871-72 में कार्लाइल ने खोजा था। अब ये जो शिलालेख है मित्रों, ये भाब्रू प्रथम था जो कि बर्ट द्वारा खोजा गया, ये भाब्रू सेकंड है, कार्लाइल द्वारा खोजा गया, और ये भाब्रू प्रथम जो है ब्राह्मी लिपि में था
और बाबरू सेकंड जो है वो शंख लिपि, कूट लिपि कहिए या गूढ़ लिपि भी हम कह सकते हैं। गूढ़ लिपि देखो नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, गूढ़ लिपि आप कहेंगे, यानी शंख लिपि, कूट लिपि या गूढ़ लिपि में लिखा गया था। तो ये भी हमें याद रखना है। अब आइए बीजक की डुंगरी इन डुंगरियों में सबसे स्पेशल मानी गई है। बीजक की डुंगरी से कुछ ज्यादा ही हमें प्रमाण यहाँ मिले, इस सभ्यता की कुछ ज्यादा जानकारी मिली। तो आइए स्पेशली बीजक की डुंगरी को हम देखते हैं। बीजक की डुंगरी के रेफरेंस में कौन कौन सी बातें हैं। तो दोस्तों बौद्ध स्तूप यानी 1999 में यहाँ से बौद्ध स्तूप यानी बौद्ध मंदिरों के प्रमाण मिले। भारत में बौद्ध मंदिरों के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिले। दूसरा यहाँ से बाबरू शिलालेख प्रथम मिला बीजक डुंगरी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ होवर्ट के द्वारा। इस शिलालेख में क्या क्या बातें लिखी हुई थी वो आइए डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों इस बाबरू शिलालेख में अशोक जो है मगध के राजा अशोक, सम्राट अशोक को मगध राज यानी मगधादी राज के नाम से पुकारा गया। यानी इसमें मगध राज, मगधादी राज, मगध का राजा अशोक को माना गया है। और बौद्ध अनुयायी यानी अशोक जो है इन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। वैसे भी आपने पढ़ा होगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, और कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा के कलिंग स्थान पर वहां के नंदराज को हराया गया हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार। तो उसके बाद में वह अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध अनुयायी अशोक माने गए बाबरू शिलालेख के अनुसार। अच्छा गौतम, ये जो बुद्ध थे मित्रों, इस सम्राट बौद्ध ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था अपने शासन काल में। ये जानकारी भी बाबरू शिलालेख में मिलती है। इसके बाद में ये शिलालेख गोलाकार या पहियाकार था, ये मैं बता ही चुका हूँ, कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। और इस शिलालेख के नीचे मित्रों बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाने वाले यानी 3 शब्द हैं, उन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। और वो तीनों शब्द यहाँ पर मिले थे। बौद्ध त्रिरत्न जिन्हें कहते हैं बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों ही शब्द बाबरू शिलालेख के नीचे लिखे हुए थे। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, और संघ से बनेगा संगम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में चलो, धम्म की शरण में चलो और संघ की शरण में चलो। अच्छा आइए इसके बाद में देखते हैं इस बाबरू से ये जो बैराट की सभ्यता है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए, यानी क्या क्या चीजें हमें हासिल हुई। तो एक एक को देखते हैं। 8-7 बिंदु हैं, देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मित्रों सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला, यानी बैराट की सभ्यता से सूती कपड़ा, सूती कपड़े का, सूती वस्त्र का एक टुकड़ा मिला। सूती वस्त्र की भारत में सर्वप्रथम जानकारी यहीं से मिली है। और ये जो सूती कपड़ा था इसमें 36 मुद्राएं थी, जो कि चांदी की मुद्राएं थी मित्रों। 36 मुद्राएं इस सूती कपड़े में बंधी हुई थी। इस 36 मुद्राओं में याद रखना कुछ भारतीय मुद्रा थी, कुछ विदेशी। 8 हमारी भारतीय मुद्राएं थी और जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इन्हीं को हम आहत मुद्रा भी कहते हैं दोस्तों। कौन सी मुद्रा कहेंगे? आहत, यानी ये भारत की सबसे पुरानी मुद्रा मानी जाती है। और इन्हीं 36 मुद्राओं में 28 यूनानी मुद्राएं भी थी, जिनमें 16 मुद्रा तो मिनिएंडर, राजा मिनिएंडर जो थे यूनानी शासक, उनकी थी। तो इससे इस बात की जानकारी हमें मिली कि बैराट स्थान जो है वो प्राचीन समय में एक व्यापारिक स्थल हुआ करता होगा। यूनान के व्यापारी यहाँ यूनान की से आकर के और व्यापार किया करते होंगे, इसीलिए वो मुद्राएं यहाँ पर हमें मिली। तो वो 36 मुद्राएं मिली, जिनमें 8 भारतीय थी, जिन्हें पंचमार्क या हाथ मुद्रा कहते हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है। और बाकी 28 यूनानी मुद्राएं थी, जिनमें 16 मिनिएंडर की थी, यूनानी शासक की। अच्छा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कपड़े सूती वस्त्र की सर्वप्रथम जानकारी तो यहाँ से मिली है बैराट की सभ्यता से, लेकिन याद रखना कि जो बैराट की सभ्यता के बाद में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से सूती वस्त्र की जानकारी मिली, तो वो है दोस्तों वो वालाथल उदयपुर में। यानी वालाथल सभ्यता ये दूसरी सभ्यता जहाँ से सूती वस्त्र की क्या मिली, जानकारी मिली।
अच्छा, इसके बाद में और कुछ बातें हैं जिनको देखिएगा और जो भी बातें हैं ध्यान लगाएं। तो नेक्स्ट है मित्रों, बौद्ध मंदिरों के प्राचीन अवशेष यहाँ से मिले। अच्छा, इसके बाद में बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी भी बैराट को माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो सकता है, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी माना गया तो बैराट या विराट नगर को माना जाता था। अच्छा, यहाँ के लोग लोहे से परिचित थी, याद रखना। वैसे मित्रों कहते हैं कि लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हो गई थी, 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी आर्यभट्ट। तो लोहे से यहाँ के लोग परिचित थे, लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह इत्यादि बनाते थे। इसके बाद में पशुपालन के साक्ष्य यानी प्रमाण भी यहाँ मिले, पशु पालन करते थे ये, इसके प्रमाण यहाँ पर मिले। पांडवों का अज्ञातवास भी यहीं पर हुआ। अच्छा प्रश्न हो सकता है मित्रों कि पांडवों का अज्ञातवास कहाँ पर बीता, तो विराट नगर यानी बैराट में। और यहीं पर मित्रों अभिमन्यु का विवाह विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ, यानी अभिमन्यु उत्तरा का विवाह यहीं पर हुआ। याद रखना, यहाँ से स्वर्ण कलश जो मैं बता चुका हूँ, राम सिंह सेकंड के काल में मित्रों स्वर्ण कलश मिला, तो यहीं से वो प्राप्त हुए सोने का क्या कलश, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। मगध जनपद की राजधानी में विराट नगर माना जाता है, ये आप जानते ही होंगे। जनपदों में मगध जनपद था और उसकी राजधानी भी विराट नगर को मानते हैं, और विराट नगर को ही आज हम बैराट के नाम से जानते हैं। देखो इधर ये बिंदु रह गया है गनेर डूंगरी, यहाँ से मित्रों अकबर कालीन जैन मंदिर मिले, यानी अकबर कालीन क्या मिले, जैन मंदिर गनेर डूंगरी से मिले। अब इसके बाद में आइए जान लेते हैं इस सभ्यता से किन किन विदेशियों का संबंध रहा है। तो दोस्तों वैनसांग का नाम तो सुने ही होंगे, चीनी यात्री थे वैनसांग, जो कि वो धर्म की हीलियान शाखा चीन में चलती है। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक राजा रहे थे। तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वैनसांग आए, जिन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, याद रखना मित्रों फिर से, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि नामों से भी जानते हैं चीनी यात्री वैनसांग को। हर्षवर्धन के काल में 629 में भारत आए, लेकिन याद रखना ये 634 में बैराट गए, और बैराट को इन्होंने मित्रों नाम दिया था पारयात्र। बैराट को पारयात्र नाम इन्होंने दिया, पारयात्र। और याद रखना इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, सीयू की, इनकी एक किताब है जिसका नाम है सीयू की। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी खोजें की, यहाँ का भ्रमण किया तब तो 8 बौद्ध मठ इन्होंने यहाँ पर बताए, किस स्थान पर बौद्ध मठ है, 8। अच्छा, इन्होंने यहाँ का क्षेत्रफल 2.5 मील बताया, इम्पोर्टेंट है। बैराट का क्षेत्रफल इन्होंने 2.5 मील बताया। इसके बाद में दोस्तों एक और आक्रमणकारी थे मिहिर कुल। मिहिर कुल ने बैराट पर आक्रमण किया, और ऐसा कहते हैं कि 16 से बौद्ध स्तूपों का विनाश किया। 16 से बौद्ध स्तूपों का इन्होंने क्या किया, विनाश किया मिहिर कुल ने। और देखें दयाराम साहनी ने तो यहाँ तक कहा है कि सभ्यता के विनाश का कारण जो है वो मिहिर कुल के आक्रमण को ही माना जाता है। मिहिर कुल ने आक्रमण किया और उसके कारण ही वह इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो दोस्तों 2-3 बार मैंने वीडियो लंबी ना हो इसीलिए थोड़ा जल्दी बताया है। आप इसे 2-3-4 बार जितनी बार देखना चाहें वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो हमारे चैनल हुकम सिंह गुनावत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आपको कमी लगती है वो कमियां भी बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि कमियां हर इंसान से होती हैं। और दोस्तों मैं ऑफलाइन पढ़ाने वाला टीचर हूँ, ऑनलाइन में ये मेरा पहला कदम है। हो सकता है कि ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन में बोलने का लहजा, तरीका, ऑनलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन में एक लिमिट होती है, वो एक अलग होता है, जबकि ऑफलाइन में थोड़ा हटके होता है। तो ऑनलाइन में पहला कदम है, कुछ समस्याएं शुरुआत में आएंगी, लेकिन आपका साथ मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।